गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, अपने आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बात करता है एडमिशन के बारे में। देखो, ये एडमिशन अगर मैं बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ते हैं, प्लस एविडेंस एक्ट जो 1872 का पुराना एक्ट है उसमें भी हम ये सेक्शन पढ़ते थे। अगर मैं बात करूं नए एक्ट की तो 15 से लेकर 21 तक ये जो सेक्शन है वो बात करते हैं स्वीकृति के बारे में। और अगर मैं एविडेंस एक्ट की बात करूं तो 17 से लेकर 23 तक ये जो सेक्शन थे ये बात करते थे एडमिशन के बारे में। आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है, इवन एडमिशन कौन कौन कर सकता है। यहाँ पे बेरेक्ट की लैंग्वेज साइड रखते हुए मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसी के अलावा एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की मेंबरशिप है एमडी लॉ क्लासेस की, एमडीएलसी की, जिसमें अभी प्रेजेंट में अपना सीपीसी चल रहा है। सीपीसी चल रहा है जिसमें हम सेक्शन 9 तक कवर कर चुके हैं इंट्रो से लेकर, और इससे पहले हमने वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आज की डेट में अगर इसको ज्वाइन करते हो, आज है 25 सितंबर, अगर आज की डेट में आप इसको ज्वाइन करते हो तो सीपीसी के लेक्चर्स आपको वहां मिलेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मिलेंगे, प्लस बीएनएस के प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बीएनएसएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे 300 प्लस यहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग के लेक्चर, प्लस यहाँ पे 2 या 3 लेक्चर ऐसे प्लान्स स्ट्रेटेजिक मिल जाएंगे कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो सिर्फ 59 रुपीज में एमडी लॉ क्लासेस आपको इतना कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, तो अब सोचना कैसा, फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और घर पे बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वीकृति के बारे में। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये स्वीकृति होती क्या है। देखो, स्वीकृति का मतलब होता है किसी चीज को एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। मतलब कि देखो, हमारे पास जब भी कोई बात आती है तो 2 ही बातें होती है, या तो हम उसे एक्सेप्ट करें या हम उसे डिनाई करें। 2 ही चीजें, 2 ही ऑप्शन होते हैं। अब जब हम किसी बात को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग कहलाती है एडमिशन, स्वीकृति। अब आप किसी चीज को स्वीकार करते हो तो स्वीकार करने के तरीके कौन से होते हैं? देखो, या तो आप किसी चीज को ओरल में एडमिट कर सकते हो, बोलकर स्वीकार कर सकते हो, या फिर आप किसी चीज को रिटन तरीके से भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपने लिख कर दे दिया हाँ जी मैं इस बात से स्वीकार कर रहा हूं, तो आपने रिटन में दे दिया तो वो एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म हो गया। या फिर आप किसी चीज को एडमिट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर सकते हो, लाइक आपने फोन पे किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपने किसी चीज को एडमिट किया, तो वो भी क्या माना जाता है? एडमिशन माना जाता है। तो जब किसी बात को हम स्वीकार करते हैं तो स्वीकार हम उसे मौखिक तरीके से भी कर सकते हैं, दस्तावेजी तरीके से भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब देखो, किसी चीज को एडमिट करना, तो कोई बात जब हम एडमिट करते हैं तो वो बात किससे कनेक्टेड हो सकती है? वो बात किससे कनेक्टेड हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, या तो वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो सकती है, मतलब विवादक तथ्यों से कनेक्टेड हो सकती है, कि ऐसी बात जिन तथ्यों के बीच में, देखो जो बात वर्ड होता है ना वो होते हैं फैक्ट, मतलब अगर किसी फैक्ट के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या हम डिनाई करेंगे। तो एडमिशन हम किन बातों की कर सकते हैं? फैक्ट इन इशू की कर सकते हैं, प्लस हम रेलेवेंट फैक्ट की भी क्या कर सकते हैं? रेलेवेंट फैक्ट की भी क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं, जिसे हिंदी में बेरेक्ट के अकॉर्डिंग सुसंगत तथ्य कहा जाता है। और समझने पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट का मतलब होता है उचित। कोई बात उचित है, प्रॉपर है, तो वो
क्या मानी जाती है, रेलेवेंट मानी जाती है। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको क्या चीज समझाई। स्वीकृति मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से किया गया स्टेटमेंट है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में क्या करता है, अनुमान इंगित करता है। मतलब हमें बताता है कि किसी व्यक्ति ने फैक्ट इन इशू के बारे में कोई चीज एडमिट की है या फिर किसी व्यक्ति ने रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड बात को एडमिट किया है, सुसंगत तथ्यों से कनेक्टेड होती है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्वीकृति कब की जाती है, किसी व्यक्ति के द्वारा परिस्थितियों के दौरान की जाती है। अब जब हम आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं कि बात को एडमिट करना है, डिनाई करना है, तब अगर आप एडमिट करो डिनाई करो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं तब हम आपसे किसी बात के बारे में एडमिशन लेते हैं, तब वो चीज हमारे लिए मैटर करती है। ठीक है, तो स्वीकृति क्या होती है, मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किया गया स्टेटमेंट है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है, जो कि एतस्मिन पश्चात आगे वर्णित उपबंधों में बताया गया है। ये डेफिनेशन हम सेक्शन नंबर 15 में पढ़ते हैं। ये तो बात हुई स्वीकृति की। अब देखो स्वीकृति कौन कौन कर सकता है, स्वीकृति कौन कौन कर सकता है। अब जब आप स्वीकृति 15 के बाद सेक्शन 16, 17 पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि एडमिशन जो है वो नंबर 1 कार्यवाही के पक्षकार करते हैं, कार्यवाही के पक्षकार कर सकते हैं एडमिशन। अगर किसी केस के रिलेटेड पार्टीज है तो वो कर सकते हैं। प्लस एजेंट जो हमारा अभिकर्ता, जब किसी व्यक्ति को एज अपॉइंट करते हैं कोई काम करने के लिए तो वो हमारा एजेंट होता है, तो एजेंट भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। तीसरा बात करूं, ऐसा व्यक्ति जो प्रतिनिधिक हैसियत रखता है, प्रतिनिधि रूप में जो व्यक्ति हैसियत रखता है अपनी, वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, ऐसा व्यक्ति जो कि संपत्ति या धन संबंधी हित रखता है, किसी मामले में संपत्ति या धन संबंधी जो व्यक्ति हित रखता है वो भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। और पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अगर कोई हित व्युत्पन्न हुआ है, अगर वाद की विषय वस्तु में अगर कोई हित व्युत्पन्न हुआ है, विषय वस्तु में अगर कोई हित व्युत्पन्न का मतलब होता है क्रिएट, उत्पन्न हुआ है, तो वो पक्षकार भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, तो आप ध्यान रख लो पॉइंट्स को, कार्यवाही के पक्षकार कर सकते हैं, एजेंट कर सकता है, प्रतिनिधि रूप में जो हैसियत अपनी उस वाद में रखता है वो भी एडमिशन करने के लिए कैपेबल माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति जिसका किसी वाद में संपत्ति या धन संबंधी अगर कोई हित है तो वो व्यक्ति भी उस वाद में क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो वाद की विषय वस्तु में जिसका हित क्रिएट हुआ है, सब्जेक्ट मैटर में जिसका टाइटल क्रिएट हुआ है, वो भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। प्लस एक और चीज बताती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध जो व्यक्ति वाद ला रहा है या जिसके अगेंस्ट वाद लाया जा रहा है, तो वाद के विरुद्ध व्यक्ति के अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। जब हम बात करूं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 16 में बताई है। अब आप जाके बेरेक देखोगे सेक्शन 16 में तो आपको सारे की पॉइंट वहां पर दिखेंगे। अब देखो 15 में हमने पढ़ा जो एडमिशन है उसकी डेफिनेशन के बारे में, 16 हमने पढ़ा एडमिशन कौन कौन कर सकता है। इसके बाद 17 बात करते हैं कि जो पक्षकारों के विरुद्ध है, पक्षकारों के विरुद्ध भी एडमिशन को क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 कि जब वाद के जो पक्षकार होते हैं जब वो स्वीकृति करते हैं
तो वो अभिव्यक्त तरीके से उनको करनी पड़ेगी। जब वाद के पक्षकार जो है अगर वो एडमिशन कर रहे हैं तो उनको अभिव्यक्त तरीके से, मतलब क्लियर तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक आधी चीज को एडमिट कर रहे हैं, आधी चीज को डिनाई कर रहे हैं, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर कोई पार्टी एडमिशन कर रही है तो अभिव्यक्त एक्सप्रेस तरीके से खुलकर बात को एडमिट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 19, स्वीकृतियों का उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध साबित करना। क्या कहा? स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनकी ओर से साबित किया जाना, कि जब आप किसी बात को एडमिट कर रहे हैं तो आप ही उसी चीज के बारे में एविडेंस दोगे। लेकिन इस सेक्शन में हमें अपवाद भी बताया है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या किसी व्यक्ति के लिए आप भी एडमिशन कर सकते हो जब वो व्यक्ति मर चुका है। जब किसी व्यक्ति ने एक बार एडमिशन कर ली, उसके बाद अगर वो मर जाता है तो जिस व्यक्ति ने उसकी एडमिशन सुनी वो व्यक्ति भी आके क्या कर सकता है, उसकी बात को एडमिट कर सकता है। तो ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 15 से लेकर 21 और पुराने एक्ट का 17 से लेकर 23 तक एडमिशन का पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि बेर एक्ट की लैंग्वेज इजी तरीके से समझना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझना, तो 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वहां पर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंट्रो से लेकर और लास्ट सेक्शन तक मैंने बेर एक्ट की लाइन, एक एक वर्ड, वहां पे सारी चीजें क्लियर कर रखी है। तो आज का मेरा मेन ऑब्जेक्ट था आपको इस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना, ताकि अगर आप एलएलबी में अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपने बेर एक्ट नहीं पढ़ी है तो इजीली आप ये लेक्चर सुन के और अपना क्या एलएलबी का एग्जाम दे सकते हैं। बाकी क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो और 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है मेंबरशिप में वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।